नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नई दिल्ली में ईडी कार्यालय के सामने धरने में शामिल हुए। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस और सीएम बघेल समेत कई नेताओं में झड़प भी हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक विकास उपाध्याय समेत अन्य नेताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद सीएम बघेल ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके अपना गुस्सा जताया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि हम सब याद रखेंगे। इस वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस और प्रदर्शनकारी नेताओं में कैसे बहसबाजी चल रही है। कांग्रेस नेताओं को पुलिस खदेड़ भी रही है। वहीं पुलिस ने सीएम बघेल को हिरासत में ले लिया है। पूरे प्रदेश भर में 16 जून से सारे स्कूलों को खोलने की तैयारियां की जा रही है। तैयारियों को लेकर स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2 साल बाद ऑफलाइन स्कूलों का संचालन होने जा रहा है। इसकी तैयारी के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर कहा कि जैसी परिस्थितियां प्रदेश में निर्मित होगी, उसके हिसाब से आने वाले दिनों में फैसले लिए जाएंगे। आप तक ही रहे आपका दर्द, हम लोग को नहीं चाहिए। चलो। देखिए, 2 साल से तो स्कूल बंद था। अभी 16 जून से स्कूल का संचालन होगा और इसमें हम सभी जनप्रतिनिधियों को चिट्ठी भी लिखे हैं इसमें कि सभी के सहयोग से ऑफलाइन स्कूल का संचालन होगा। और उसमें जो भी व्यवस्था की गई है, सभी को निर्देश दिया गया, सभी प्रिंसिपलों को, सभी अधिकारियों को, कि वहाँ सफाई रखें और सफाई भी रखें वहाँ पर, और बेहतर पढ़ाई हो उसकी भी व्यवस्था करें वहाँ की जाएगी। अभी देखिए, अभी कोरोना का उतना जो बढ़ रहा है वो दिख नहीं रहा है अभी तो, लेकिन सभी जो 12 प्लस सभी लोगों को टीका भी लगाया गया है। और इतना ऐसा भवाई स्थिति नहीं है कि इसमें कोई अभी डरने की बात हो, लेकिन जो व्यवस्था होगी, जब परिस्थिति ऐसी होगी तो उस समय अपन बात करेंगे। नहीं, जो पोर्टल में जो जानकारी जो मंगाई जा रही है, कार्रवाई बिल्कुल निश्चित रूप से उसमें होती है। सारी जानकारी उसमें रहती है, कहाँ पर एकल शिक्षकीय है, कहाँ जहाँ दो शिक्षकीय हैं, उसके अनुसार से कार्रवाई हम लोग करते हैं। नहीं, ऑनलाइन जो अभी जो भर रहे हैं उसमें पूरी जानकारी उसमें रहती है। उसके बाद वहाँ के जो डीओ हैं उसे भी सहमति ली जाती है, तो डीओ को सारी जानकारी रहती है कि कौन से स्कूल में एकल शिक्षकीय है कि नहीं है। उसकी अनुशंसा भी आवश्यक है उसके लिए, तो सभी की उसमें जानकारी रहती है कि कौन कौन से स्कूल एकल शिक्षकीय स्कूल है। इसकी पूरी जानकारी पोर्टल में है। ये तो मतलब बड़ा अचीवमेंट का काम है ये, कि बहुत खुशी का बात है कि जो 17 साल पहले नक्सलियों द्वारा स्कूल भवन का नष्ट कर दिया गया था, स्कूल बंद हो गए थे, 17 साल बाद वहाँ पुनः स्कूल का संचालन होगा। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में लगभग 260 स्कूल का संचालन होगा। और उस क्षेत्र में जहाँ स्कूल बंद थे उसका शुरुआत होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको धन्यवाद। और वहाँ पे पढ़ाई भी होगा। तो उस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है कि जो बंद पड़े स्कूल थे उनका संचालन हम लोग पुनः करेंगे। शिक्षकों का संचालन किस तरह से होगा? वहाँ टीचर की व्यवस्था की जाएगी। वहाँ पर अभी जो भर्ती हो रही है उसमें उसकी व्यवस्था की जाएगी। अगर नहीं मिलते हैं तो वहाँ जो 12वीं पास बच्चे होंगे उनको शिक्षा मित्र के रूप में वहाँ पर उनका पोस्टिंग होगा। और चूँकि स्थानीय होंगे, स्थानीय भाषा में भी रोल पढ़ा सकते हैं, तो उनका भी अच्छी तरह से उनकी पढ़ाई की व्यवस्था स्थानीय तौर पर हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज प्रेस वार्ता ली और विभिन्न विषयों को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। प्रेस वार्ता की शुरुआत में सबसे पहले उन्होंने बोरवेल में फंसे मासूम राहुल की सलामती की दुआ की। वहीं केंद्र सरकार द्वारा धान के दाम बढ़ाए जाने के बाद केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और प्रदेश सरकार से भी धान के दाम में वृद्धि किए जाने की मांग करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को भी अब 2,790 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने ईडी द्वारा भेजे गए समन को लेकर कांग्रेस द्वारा अपनाए गए तरीकों पर भी हमला बोला और सलाह दी है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नियमानुसार कार्रवाई के साथ देना चाहिए। मैंने आपको बताया कि धान के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लगातार वृद्धि करने का काम किया और 680 रुपया की वृद्धि हुई।
यदि इनके ही कार्यकाल को बोल दिया जाए तो 280 रुपया वृद्धि हुई। तो आप जब पैसे देने की बात करते हैं तो 280 प्लस करके दीजिए ना, क्योंकि आपका वादा ये है कि 2500 के साथ 280 रुपया केंद्र सरकार दे रही है, उसको जोड़कर किसानों को पैसा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सभी की उम्मीदें अब ऑपरेशन राहुल की कामयाबी पर टिकी हुई है। सभी प्रदेशवासी यह प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चा अब सकुशल बाहर आ जाए। बोरवेल में बच्चा पिछले 4 दिन से फंसा हुआ है और सभी कर्मचारी उसे बाहर निकालने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहे हैं। वहीं राहुल के परिजनों का भी बुरा हाल है, वह भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनका बेटा जल्द से जल्द बाहर आए। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल भी मिनट टू मिनट की जानकारी ले रहे हैं। सीएमओ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हर कदम राहुल की तरफ। मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं, साथ में टीम के हौसले की अफजाई भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मामला संवेदनशील है, इसलिए रेस्क्यू टीम पूरी सावधानी से आगे बढ़ रही है। चट्टानों का मुकाबला हम अपनी फौलादी इरादों से कर रहे हैं। ये देख लीजिए ओ राहुल बेटा, आजा आजा आजा, केला खा ले। राहुल बेटा, मेरी अच्छी बच्चा, खा ले। शाबाश राहुल, हाथ दिखा दे, हाथ दिखा दे, ऊपर करो हाथ, हाथ ऊपर करो, केला पकड़। निकाल, हाँ निकाल, ऊपर से निकाल बेटा, ऊपर से निकाल, ऊपर से निकाल। हाँ खड़ा हो गया, कैमरा ऊपर कीजिएगा। यस यस, ऐसे ही चला जाता बांध के। ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, खड़ा हो गया, बैठा हुआ था ना, बीच में आ गया, एकदम बीच में आ गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी ने समन जारी किया है, जिसके विरोध में गरियाबंद जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय गांधी मैदान में काली पट्टी बांधकर 1 दिवसीय मौन धरना दिया गया। ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। शांति जो ये करके और जो मौन हम लोग ने मौन और जो ये आज महात्मा गांधी का जो कहना चाहिए जो हरदम गाते थे, जो उनका प्रिय भजन था, उसमें यही हमने गाया कि सद्बुद्धि दे सभी लोगों को। ये जो गाना उनका था कि जितने भी ये भाजपा के लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं केंद्र में, जो मोदी जी, शाह जी,
ये बैठे हैं कि जिस तरह से ये विरोधी प्रतिरोधात्मक जो बदले की कार्रवाई से जो ये ईडी के द्वारा जो है सोनिया जी और राहुल जी पे ये कर रहे हैं जो कार्रवाई, इसको न इस भारतवर्ष की, इस देश की जनता भूलने वाली है, न कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको जो है भूलने वाले हैं, और इसका कड़ा जवाब उन्हें मिलेगा। क्योंकि ये हमको इतिहास को हरदम याद रखना चाहिए, और इतिहास में इसी तरह से चौधरी चरण सिंह ने सोनिया जी, इंदिरा जी के साथ इसी तरह से बदला लेने की प्रतिरोधात्मक कार्रवाई करी थी, और उसके 3 साल बाद प्रचंड बहुमत से जो है वो कांग्रेस विजयश्री हुई थी 1980 में। उसी तरीके से आने वाले समय में 2024 में फिर से हमारी सरकार केंद्र में बनेगी। जिस तरह से ये प्रतिरोधात्मक और जिस तरह से ये प्रतिशोध की भावना से जो काम कर रहे हैं, उसका जवाब आने वाले समय में जनता इनको सही तरीके से देगी। महासमुंद में बरोड़ा बाजार शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह से 3 अपचारी बालक के फरार होने की खबर सामने आ रही है। सुबह करीब 4 बजे चैनल गेट का ताला खोलकर तीनों बालक फरार हुए हैं। बता दें कि तीनों अपचारी बालक महासमुंद जिले के रहने वाले हैं, जो चोरी और छोटे मोटे अपराध में संप्रेक्षण गृह लाए गए थे। वहीं तीनों अपचारी बालक में से एक तीसरी बार फरार हुआ है। तीनों की उम्र 15 से 17 के बीच बताई जा रही है। बाल संप्रेक्षण गृह के कर्मचारियों ने कोतवाली थाने को सूचना दी है। कितने लोग ड्यूटी लगती है यहाँ पे? 3 लोगों की टर्न भाई रात में किसकी ड्यूटी थी? गुमान सिंह। कितने लोग भगे हैं यहाँ से? 9 लोग। हाँ, कितने बच्चे हैं टोटल यहाँ पे? 18। कैसे भगे हैं? अब वो नाइट वाला बताया सर, सुबह तो नाम क्या बोले भाई? आप लोग को जानकारी वो तो गया मैडम को टाइम। अगली खबर गरियाबंद से, जहां मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर JR नायक के मार्गदर्शन में और वन मंडलाधिकारी गरियाबंद मयंक अग्रवाल के निर्देशानुसार गरियाबंद परिक्षेत्र अंतर्गत उर्तुली परिसर के ग्राम आमदी पास वन्य प्राणी भालू के अवैध शिकार की घटना की सूचना मिली है, जिसके बाद विभाग द्वारा तहकीकात की गई और तहकीकात में सहयोग के लिए तत्काल जंगल सफारी से डॉग स्क्वाड बुलाया गया। डॉग स्क्वाड के द्वारा अभियुक्तों के घर पर दबिश दी गई, जिसके आधार पर विभाग द्वारा तलाशी ली गई। तलाशी में प्यारेलाल ग्राम जैतपुरी के घर बाड़ी पर गए, जहां पर बाड़ी के भीतर नग चीतल का खाल बरामद किया गया है। सुबह हमें घटना की सूचना मिली थी कि एक नर भालू का शिकार किया गया है और उसके पंजे और गुप्तांग गायब हैं। तो तत्काल कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने डॉग स्क्वाड की मदद ली और डॉग स्क्वाड के माध्यम से कल 3 अपराधियों को पकड़ा गया, जिनको आज फिर जिनके घर पे सर्च किया गया और सर्च करने के दौरान भालू के 3 नाखून और जो गुप्तांग है वो उन अपराधियों से बरामद किए गए। अपराधी चैतराम भालू के अलावा चीतल की भी खाल जो जैतपुरी से प्यारेलाल है, उनके यहाँ चीतल का भी खाल मिला है और उसके भी विवेचना की जा रही है कि उनका शिकार कब किया गया था और जो भी उसके साथ सुसंगत अभिलेख है उसको तैयार करके इनको अभी रिमांड पे लेने के लिए हम कोर्ट पे लेके जा रहे हैं। देखिए, शिकार मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लगातार इतना शिकार हो रहा है। भालू के शिकार की पिछले हमारे 2.5 साल के कार्यकाल की ये पहली घटना है और विभाग तत्परता से कार्रवाई कर रहा है और आप खुद ही देख रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर जो भी शिकार हुआ था उसके जो अभियुक्त हैं उनको पकड़कर हम रिमांड में लेने की कार्रवाई कर रहे हैं।
अगली खबर गरियाबंद से, जहां गरियाबंद के कौंदकेरा में वर्ष 2020 और 21 में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसल के लिए शासन ने सर्वे कराकर अनुदान प्रदान किया था। शासन के नियमानुसार ग्राम कौंदकेरा में सर्वे किया गया था, लेकिन संबंधितों के द्वारा जानबूझकर अपने चहेते कृषकों के रकबा में बिना उचित आधार के अत्यधिक बढ़ोतरी करके करोड़ों का घोटाला किया गया है, जबकि उक्त किसानों के नाम पर उतने रकबा राजस्व अभिलेख में दर्ज ही नहीं किए गए हैं। वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त हुए कृषकों को जानबूझकर कम रकबा और अपने चहेतों के नाम से दिखाकर उसके हक के अनुदान में डाका डाला गया। फर्जी तरीके से रकबा बढ़ाकर अधिक अनुदान दिलवाया गया है। अब हम लोग तो कलेक्ट्रेट में आए थे, मैडम को आवेदन दिए हैं। आवेदन के आधार पे उसने बोला जल चौपाल लगा करके हम वहाँ जांच करेंगे करके, लेकिन जो किसानों को, जो किसान कौंदकेरा का नहीं है, उनके नाम पर 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार पैसा आए हैं। ये राजिम का रिकेश दामोदर, ये कौंदकेरा के खाते में नहीं है उनका नाम, कोई रकबा नहीं है, उनके में 27 हज़ार पैसा है। ऐसे ऐसे मतलब बहुत किसानों को है। किसान और कोटवार एक सब मिली जुली हो करके ये सब भ्रष्टाचार किए हैं। हम शासन से यही चाहते हैं कि गांव में चौपाल लगा करके इस कार्रवाई को पूरे किसान के बीच में समक्ष सबको जांच करके दोषी को दोषी ठहराते हुए उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और पटवारी कोटवार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। अगली खबर जगदलपुर से, जहां नियमों को ताक पर रखकर मुरुम खनन किया जा रहा है। प्रशासन को लाखों का चूना भी लगाया जा रहा है। बता दें कि जगदलपुर से महज 5 किलोमीटर दूर पंडरी पानी में धड़ल्ले से मुरुम का परिवहन कर रहे हैं। संबंधित विभाग जांच करने के बजाय बातों को टालमटोल कर मामले को दबाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, कल आपके द्वारा जो दूरभाष के माध्यम से सूचना दी गई थी कि पंडरी पानी में जो किसी व्यक्ति के द्वारा मुरुम खुदाई हो रहा है, इसमें मौके पे हमारे द्वारा वहाँ के जो हल्का पटवारी है रविंद्र श्रीवास जी को भेजा गया था। उनके द्वारा वहाँ पे जाके जांच किया गया है। इसमें खसरा नंबर 567 उसकी दुलार पिता दलपत के नाम से निजी ज़मीन है जिसमें मुरुम खुदाई हो रही है। उसका रकबा 3.23 हेक्टेयर है। इसमें एक JCB या 2 टिप्पर लगे हुए थे जो उसके द्वारा खुदाई किया जा रहा था और एक दूसरी जगह पे वहाँ से ले जाकर डंप किया जा रहा था। जो पूरे मामले का अभी जांच पड़ताल किया गया है। प्रथम दृष्टया ये अभी भी अवैधानिक कृत्य है, क्योंकि अपने अगर निजी ज़मीन में भी अगर खुदाई कर रहा है तो वो भी बिना परमिशन के नहीं कर सकता। माइनिंग ऑफिसर के द्वारा अपनी टीम को वहाँ पे भेजा जा रहा है। उनके द्वारा जो भी जब्ती और बाकी कार्रवाई की जाएगी और हमारे द्वारा भी जो उसका जो भी न्यूनतम जो कार्रवाई किया जाए वो किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब लगभग मानसून ने दस्तक दे ही दी है, जिससे अब प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता बढ़ते ही जा रही है। इसी के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना भी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पूर्व मध्य अरब सागर से उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश तक 3.1 किलोमीटर सोए हैं, 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने आगे बताया कि प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और अधड़ चलने की संभावना है। आपको बता दें कि इससे पहले 11 और 12 जून के बीच में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई थी। वहीं बारिश की संभावना लगातार आगे भी बनी हुई है। नाटक केवल अभिनय सीखने का या करने के लिए नहीं होता, बल्कि इससे आपको व्यक्तित्व में भी निखार आता है। नाटक से व्यक्तित्व का विकास होता है। बात करने, खड़े होने और बैठने का तौर तरीका सीखते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयोग कर रहा है। इसी कड़ी में धमतरी स्थित फाउंडेशन के स्कूल में नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स शामिल हुए और नाटक की बारीकियां सीखी। तो हमारे स्कूल की
वैसे तो साहित्य में अनेक विधाएं हैं जिसमें समाज का वास्तविक प्रतिबिंब देखा जा सकता है, लेकिन नाटक सब विधाओं में सर्वोत्तम विधा है। नाटक का समाज से भावनात्मक जुड़ाव अधिक है। क्योंकि नाटक के माध्यम से किसी भी कथ्य को अधिक स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। नाटक मंच पटल पर अमिट छाप छोड़ता है, जिसके कारण यह समाज के प्रति और समाज में घटित होने वाली समस्याओं के प्रति जागृत कर नवचेतना का सृजन करता है। इसी के मद्देनजर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा धमतरी में संचालित स्कूल इस विधा के माध्यम से स्कूली बच्चों को और ज्यादा जिम्मेदार बनाने और उनके व्यक्तित्व को निखारने की दिशा में प्रयास कर रहा है। हाल ही में यहाँ एक नाट्य कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें अनुभवी नाट्यकर्मियों ने बच्चों को नाटक के अलग अलग विधा का अभ्यास कराया। स्कूल प्रबंधन का भी मानना है कि नाटक के जरिए बच्चे बहुत कुछ आसानी से सीखते हैं। सूरज को प्यारा अम्मा के आंचल में डाला सारा अम्बर से उतरी यानी कोयलिया सर पे उठने है राजू ये बिटिया को देख के 2 लाइन मुझे याद आई। उसके आने से मेरे आंगन में खिलते फूल मुस्कुराए बहार देख कर उसको जी नहीं भरता चाहे देखो उसे हजारों बार चाहे देखो उसे हजारों बार मेरे घर आई मेरे घर आई एक रंगी परी। मुझे लगता है अभिनय आप स्टेज पे और डायलॉग वो तो बस ये अभिनय है, पर अभी आप लोगों को 10 दिन में समझ में आया होगा कि इसकी क्या बारीकियां होती है और हमें क्यों प्रशिक्षण इसका लेना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात जो नाटक में काम करते हैं वो उनमें एक आत्मनिर्भरता आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी बात जो आती है आपको जो फेस करना है सबके सामने आप फेस कर सकते हो। और हम लोग डायलॉग में याद करने की विधि बताते हैं तो उससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे नाटक करते हैं ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहा है, वो 2-3 तरह काम करते होते हैं, क्योंकि नाटक इतनी एनर्जी दे देता है आपको, इतनी एनर्जी भर देता है, दिमाग को खोल देता है कि आपको लगता है जो भी पढ़ते हैं या जो भी काम करते हैं उस पे 4 लग जाते हैं। मैं नरेश से बार-बार ये डिमांड करते रहा कि हमको हमारी ऐसी कोई कार्यशाला होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं बच्चों के लिए जाता था तो मुझे अपने आप में कभी महसूस होता था कि बच्चों को जब हम कविता वाली पाठ आती है, अभिनय वाला पाठ आता है, उस समय हम खुद एक्शन करके नहीं दिखा पाते हैं। और हम अपने स्कूलों में ये भी तो मैं हमेशा चाहता था कि बच्चों के अंदर वो चीज सिखाने के लिए मुझे पहले खुद सीखना पड़ेगा। इस उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। और यहाँ आने के बाद जब अध्ययन किया तो वास्तविक में मुझे अब कविताओं में, झुकने में, नाचने में, गाने में कोई शर्मिंदगी जैसी बात नहीं थी। थिएटर वर्कशॉप में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि ब्लॉगिंग बनाना। मैंने ये जो नाटक किया सुनो कहानी वो मैंने पहली बार किया, जो ऐसे का म्यूजिक चल रहा है और हम लोग ब्लॉगिंग बना रहे हैं, तो हमको ये बहुत अच्छा लगा। हमने पहले बस डायलॉग बोलते थे और नाटक करते थे, जैसे मैंने नाटक कभी भी नहीं देखा था। और इस वर्कशॉप में हमको बहुत सी सीख मिली। मैं जब वर्कशॉप में शामिल हुआ उसमें से जब पहले दिन में आया तो फिर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं लोगों के बीच कर तो पाऊंगा कि ऐसे नहीं बैठ रहूंगा अपनी बात को समझा नहीं पाऊंगा। तो फिर इतने 10 दिनों तक मैं यहाँ रहा, तो फिर आज देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आके बोल रहा हूँ। मैं जब शुरू दिन आई थी तो मुझे मतलब मैं ज्यादातर यही समझती थी नाटक मतलब नाटक जाओ और करो इस टाइप से।
तो संतोष सर ने मुझे बताया कि नाटक में एक आत्मा होती है। तो जैसे मैंने फर्स्ट दिन किए थे वही चेयर को लेके, तो मैंने मतलब एक भाई का रक्षाबंधन वाला किए थे, उसमें आत्मा गाया था। तो मैंने यही सीखा है कि आत्मा कैसे लाते हैं, थिएटर में जो रियल लाइफ होता है उसी को करना रहता है, मतलब ये नहीं कि हमको नकली ऐसा चीज करना है, वो ओरिजिनल ही रहता है। इस नाट्य कार्यशाला के समापन के मौके पर छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी के प्रमुख सुभाष मिश्र और वरिष्ठ रंग निर्देशक रचना मिश्रा भी मौजूद रहे। सुभाष मिश्र ने नाटक के महत्व के संबंध में ये कहा कि कलाकार की समस्त कृति के मूल में उसकी चेतना और उसकी अनुभूति प्रधान होती है। समस्त शास्त्रों और कलाओं से युक्त नाटक की रचना इसी चेतना और अनुभूति का परिणाम है। इसके अभ्यास से विद्यार्थियों को अवश्य लाभ मिलेगा। कुछ गांव में बस्तर के गया था, तो जिस गांव में उतर रहे थे उस गांव में लोगों की मांग थी कि आत्मानंद स्कूल खोल दो। अच्छी बात है कि आत्मानंद स्कूल एक मॉडल स्कूल की तरह विकसित हो जाए, पर सवाल यहाँ पर यही है कि एक स्कूल को कैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब मैं एक स्कूल की कल्पना करता हूँ तो अजीत प्रेम जी फाउंडेशन जो ये शंकर धाम स्कूल चला रहा है, मुझे लगता है कि कंप्लीट स्कूल इस तरह से होना चाहिए कि जहाँ पर आपका सर्वांगीण विकास हो। केवल ये ना हो कि हम पाठ्यक्रम पढ़ें, हमारा समाज के साथ किस तरह से रिश्ता होना चाहिए, हमारा अपने साथियों के साथ कैसा होना चाहिए रिश्ता। दूसरा, हम कला, साहित्य, संस्कृति, खान पान। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको एक जाने अनजाने आप सीख रहे हैं। दरअसल आप निर्भर होना सीख रहे हैं। कुछ दिनों पहले रायपुर स्थित जनमंच में भी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी ने मिलकर इसी तरह की एक नाट्यशाला और फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया था। कई शिक्षाविद भी मानते हैं कि स्कूलों में इस तरह के प्रयोग बच्चों को सिखाने में सहायक तो है ही, बल्कि इससे उन्हें बेहतर इंसान बनाने में मदद मिल सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।